दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, जो आप सभी को पता होगा, जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10th के साइंस में, मतलब विज्ञान में, और चैप्टर नंबर 1 है और उसका जो वीडियो नंबर है, लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का जो हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो है 1.2। उसमें हमको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम अपनी वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रकार आता है उसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहला जो आता है उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और इसको एनसीईआरटी की 1.2.1 हेडिंग नाम दिया गया है। और जो दूसरे नंबर पे आती है इसको तो बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और अगली जो रिएक्शन आती है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। इसको वियोजन बोलते हैं या अपघट्य अभिक्रिया भी बोलते हैं। और जो थर्ड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपके एनसीईआरटी में केवल 4 प्रकार की रिएक्शन है, संयोजन, वियोजन और अगली होती है विस्थापन अभिक्रिया। मैं इन सभी को भी इंग्लिश में बताऊंगा कि इन सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। और फिर अगली जो आती है उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी जो बुक में टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वो 4 हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने इनको पहले इंग्लिश में लिख देता हूं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले संयोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कि इसमें क्या जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया को पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ए है, क्या है ए, और जब ए क्या है बी से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सी। क्या कहा मैंने, यदि ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ और बना रहा है सी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अभिकारकों की संख्या देखी जाए तो इसमें एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है और बन रहा है सी। तो सी क्या है, एक उत्पाद है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें 2 अभिकारक हो और या 2 से ज्यादा भी हो, अभिकारकों की संख्या 2 हो या 2 से ज्यादा हो, बट लेकिन उत्पाद केवल एक हो, तो उन रिएक्शनों को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 1 हो, अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, पर लेकिन एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करे, तो उन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, पर लेकिन उत्पाद केवल एक होना चाहिए। इस रिएक्शन को थोड़ा देखिएगा कि इसमें जो अभिकारक हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। एक तो ये हो गया अभिकारक और एक प्लस H2 अभिकारक हो गया। इसमें 2 अभिकारक हो गए, पर लेकिन उत्पाद क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें और प्लस हीट है, ये तो निकल गई है। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केवल प्रोडक्ट की संख्या यानी कि उत्पाद की संख्या केवल 1 है। तो इन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, पर लेकिन उत्पाद केवल 1 हो, तो उन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो थोड़ा और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन है कि वो क्या है कि H2 तथा O2 से जल का निर्माण और कोयले का दहन। तो उस रिएक्शन को चलते हैं, आप लिख लेना, जो बता रहा हूं वो है कोयले का दहन। देखिएगा, जब C का मतलब है कार्बन, और कार्बन क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है सॉलिड फॉर्म वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन प्लस यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, किसकी प्रेजेंस में, O2 में, तो यहां से क्या बनता है CO2। तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कार्बन प्लस O2 से बना है CO2। तो इसमें एक अभिकारक और एक अभिकारक, 2 अभिकारक हो गए और उत्पाद भी एक है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का है। अब एक अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और अगला जो एग्जाम्पल है H2 तथा O2 से जल का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि H2 तथा O2
से क्या बनता है H2O। अब थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे H 2 है और O भी 2 हैं, और यहाँ पे O केवल एक है पर H तो 2 है, तो O को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे H हो गए 2 2 या 4H हो गए, तो यहाँ पे 2 कर देंगे और ऑक्सीजन 2 हो गए। कंप्लीट बैलेंस है रिएक्शन। तो ये जो सभी एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है, ये है संयोजन अभिक्रिया के। तो थोड़ा और एग्जाम्पल को देखिएगा, अभी हम बेस्ट एग्जाम्पल बताने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा अलग रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूँ जिसमें है प्राकृतिक गैस का दहन। क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है उसका होता है CH4। ये क्या है, CH4। अब किसी का भी हमें दहन करना हो, क्या करना हो, किसी का भी दहन करना हो, तो सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है O2 की, मतलब कि यानी कि ऑक्सीजन गैस की। तो इसका हमें दहन करना है तो हमें क्या चाहिए, O2। तो इसका जो दहन होता है वो कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहां से क्या क्या निकलता है, C के साथ O2 निकल जाता है। क्या निकलता है, CO2 निकल जाता है। प्लस यदि CO2 निकल गया तो यहां से केवल H4 बचा। अब H4 तो केवल कंपाउंड बना नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 मोल O2 ले लेते हैं, तो 2 हमारे पास ऑक्सीजन और हो गए, और H4 भी है, तो इससे हमारा जल भी निकल जाए, जल भी मिल जाता है, जिससे बनता है H2O। और प्लस जब यहाँ से क्या हो रहा है कि इनकी रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से कुछ हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगली रिएक्शन की तरफ भी चलते हैं हम। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक में जो रिएक्शन कराने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मस्त रिएक्शन है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने ग्लूकोज देखा होगा, ग्लूकोज। तो उस रिएक्शन को पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। जब ग्लूकोज की रिएक्शन क्या है, फॉर्मूला C6H12O6 की रिएक्शन किसके साथ होती है, उसकी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ होती है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे 6 मोल ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्या क्या निकलता है, यहाँ से C के साथ O2 निकलता है, 6CO2, और प्लस यहाँ से H और O से केवल एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, 6H2O लिखेंगे। यहाँ पे कितना निकलता है, जो हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं मोल, वो निकलते हैं 6H2O, और प्लस यहाँ से भी कुछ एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, ENERGY, यहाँ से भी कुछ एनर्जी निकलती है। और ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम श्वसन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को हम श्वसन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इस रिएक्शन को हम प्राकृतिक गैस का दहन उस नाम से जानते हैं। तो थोड़ा इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो हम प्राकृतिक गैस का दहन, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, और इसको बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया, श्वसन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम श्वसन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं प्राकृतिक, इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं जो समझाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम श्वसन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। पहले जो श्वसन अभिक्रिया, पहले इसका मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि श्वसन अभिक्रिया, जो आपको जो श्वसन होता है कि उसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये सोचिएगा कि श्वसन का मतलब, आप कहीं सोचते होंगे कि पहले जो मैं सोचता था श्वसन का मतलब सांस लेना होता है, बट लेकिन रियली में श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता। श्वसन का मतलब तो ये जो लिखा है ये होता है। और इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि पहले होता क्या है कि जो हम जो खाने में जो भोज्य पदार्थ खाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ये जो सब हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे शरीर में जाता है, और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। और ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फिर वो हमारे शरीर में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और वो ये रही O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। फिर रिएक्शन करने के बाद यहाँ से 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप नाक के थ्रू बाहर निकालते हो, नोज के थ्रू, CO2, तो वही तो है ये। पहले क्या हुआ कि हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, पहले वो छोटे छोटे रूप में टूटता है, फिर उससे निर्माण होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद वहां पे वो जो ग्लूकोज रिएक्शन करता है हमारे किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। फिर ये बनता है मतलब कि CO2 निकलती है, और प्लस कुछ वाटर भी निकलता है, कुछ हीट भी कुछ एनर्जी भी निकलती है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हीट निकल रही है, तो कुछ ना कुछ गर्माहट है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनमें सभी में प्रोडक्ट में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है।
तो ऐसी रिएक्शन जिनके उत्पाद के समय पे ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, तो उन रिएक्शनों को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, तो उन रिएक्शन को, उन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाली रिएक्शन, एक तो ये वाली रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन, इन सभी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इन सभी को हम किसके नाम से जानते हैं, ऊष्माक्षेपी में लिख देता हूं, इन सभी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपके समझ में आया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं के दौरान उत्पाद के समय में ऊष्मा निकलती है, उन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपके समझ में आया हो। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके मेरे हिसाब से टर्म क्लियर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक तो आपने सुना भी होगा, एक तो होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी पढ़ाता हूं। पहले इस वाली को थोड़ा समझिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया उत्पाद के समय पे ऊष्मा निकल रही है। जैसे ये देखो, पहले आप एक टर्म को क्लियर करिएगा, ये जो अभिक्रिया है, ये दोनों अभिक्रिया ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उत्पाद दो, देखो CO2 भी है, H2O भी, तो उत्पाद तो ज्यादा है, दो या दो से अधिक है। तो ये जो अभिक्रिया है दोनों, ये लगाई है मैंने, ये वाली और ये वाली संयोजन अभिक्रिया नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये जो तीनों रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। बट ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इनमें उत्पाद के समय में ऊष्मा निकल रही है, तो इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक और रिएक्शन आती है हमारी एक्सोथर्मिक, क्या आती है, नहीं दोस्तों, एक और रिएक्शन आती है, वो आती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात आती है फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो थोड़ा इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर बात आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती क्या है, वहां पे ऊष्मा क्या हो रहा है, क्षय हो रहा था, मतलब ऊष्मा क्षय का मतलब निकल रही थी, तो उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे शोष मतलब ग्रहण करेगी, इन अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण होती है, तो इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो क्या है, आइस है, आइस का मतलब ये हमारे पास क्या है, बर्फ है। तो ये बर्फ कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में रहती है। यदि आप बर्फ को अपने हाथ पे देखते हो तो कुछ समय बाद देखा होगा कि बर्फ जो है पानी में, मतलब लिक्विड, मतलब होता तो H2O ही है, यहाँ पे भी क्या था, H2O था, पर सॉलिड फॉर्म में था, बर्फ में था, पर लेकिन यहाँ पे H2O कुछ समय बाद लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या हुआ कि पहले बर्फ का टेम्परेचर कैसा था, कम था, फिर वहां पे टेम्परेचर कैसा हो गया, ज्यादा। तो ऊष्मा मतलब कि गर्माहट जो होती है, टेम्परेचर उसने गर्माहट क्या की, ग्रहण की, ग्रहण तो की, तो मतलब ऊष्मा क्या होगी, ग्रहण करना। तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण होती है उन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बर्फ से पानी बनना कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपके समझ में आया होगा। इसका मतलब आप कभी ये मत सोचना कि हमारी क्लास 10th में कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन ये अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद एक रिएक्शन ये भी आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, और एक रिएक्शन ये भी आती है एंडोथर्मिक, और एक ये जो अभिक्रिया है श्वसन अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप इसका आपके मेरे हिसाब से समझ में आएगा। श्वसन का मतलब सांस लेना मत समझना, श्वसन का मतलब जो मैंने अभी बताया है वो होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आपके साथ मेरे हिसाब से अभी क्लियर होंगी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये जो एनसीईआरटी की जो हेडिंग है, ये वाली जो एनसीईआरटी की हेडिंग थी 1.2 थी, अभी वाली 1.2.1 1.2.2 हेडिंग पे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की, डेकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। मैंने संयोजन का तो मतलब ये होता है जिनमें अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, पर लेकिन एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण करें, उन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन का मतलब मैंने बताया था, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटे अभिक्रिया भी कहते हैं।
आपको घटया अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये रिएक्शन भी आ जाती है पेपर में, तो समझते हैं। मान लीजिए कि आपने इस फॉर्मूले का तो सुना ही होगा, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो 4 को FeSO4, पहली बात इस बात को याद रखना है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको हम ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये जो टूटता है, ये कैसे टूटता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये इसमें टूट जाता है। कब, जब हम FeSO4 को गर्म करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वियोजन का मतलब क्या बताया था, टूटना, और संयोजन का मतलब जुड़ना। इसमें क्या हो रहा है, इसको जब थोड़ा सा टेम्परेचर हीट दे रहे हैं तो ये टूट रहा है। पहली बात तो इसका नाम याद रखना, FeSO4 का नाम होता है फेरस सल्फेट और इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, इसका नाम होता है, मैं लिख देता हूं, फेरिक ऑक्साइड। इसका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैस हैं, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम क्लियर कि वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या रहेगी। आप ऐसे डेफिनेशन बना सकते हो, इतनी हार्ड नहीं है। अगली रिएक्शन क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, हीट दी जाती है। तो ये कैसे टूटता है, यहाँ से CO2 निकल जाता है, क्या निकल जाता है, CO2। यहाँ से ये तो केवल Ca है और ये यहाँ से CO3 जो है यहाँ से निकलता है CO2 और प्लस यहाँ से जब O2 निकल गया तो एक O बचा और Ca बचा और एक O बचा, क्या बचा, CaO और प्लस CO2। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको संगमरमर या चूना या संगमरमर भी बोलते हैं, इसको खड़िया भी बोलते हैं, आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से। इसे ध्यान से देखिएगा, यदि मैं आपके सामने AgBr ले लूं, क्या ले लूं, AgBr, तब इसको क्या करते हैं, इसको मतलब लाइट की फॉर्म में लाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश डालते हैं, यहाँ पे लिख लेना सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये Ag प्लस में टूटता है और ये जो है Ag प्लस में टूटता है और Br2 में टूटता है, क्या बोलता है, Br2 में टूटता है। तो यहाँ पे यदि Br2 है तो यहाँ पे हमको ये जो AgBr है इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, यदि और एग्जांपल की बात की जाए, यदि मैं AgCl ले लूँ, क्या ले लूँ, AgCl, तब भी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डालते हैं, क्या डालते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो ये Ag प्लस Cl2 की फॉर्म में टूटता है। तो कह सकते हैं Ag प्लस Cl2 की फॉर्म में टूटता है। तो इन सभी को देखने से लग रहा है कि ये जो अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ये जो सब है इसमें एक अभिकारक है और उत्पाद की बात की जाए 2 या 2 से अधिक, इसमें देखिएगा इनमें 2 है, इनमें 2 है, इनमें 2 है, बट लेकिन इसमें 3 है। तो मैंने कहा है कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की संख्या केवल 1 होती है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो उन रिएक्शनों को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम चलते हैं अपना विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। विस्थापन जो अभिक्रिया है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया ज्यादातर पूछी भी जाती है एग्जाम में, तो हम अपने चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। थोड़ा देखेगा विस्थापन अभिक्रिया, और इससे ही हमारी संबंधित है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो खत्म होती है अपनी वियोजन अभिक्रिया, अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ विस्थापन अभिक्रिया को। जैसे लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो रिएक्शन है, आयरन यदि रिएक्शन करता है किसके साथ, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो होता क्या है कि Fe इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, किसको, Cu को। यदि यहाँ से Cu तो डिस्प्लेस हो गया तो Cu निकल गया, तो Fe के साथ क्या जुड़ जाएगा, SO4, तो ये बन गया FeSO4। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले एक और रिएक्शन लिखता हूँ फिर इसको इमेज करवाता हूँ। आपने देखा होगा ये क्या है, Zn। अब Zn को भी किसके सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, ये क्या, CuSO4। तो होता क्या है, Zn इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो Zn क्या निकल गया, Cu तो अलग निकल गया और ZnSO4 बन गया। अब इसको थोड़ा रियलिटी में इसको इमेज करके समझते हैं। होता क्या है, ये तो Fe और जो आयरन और जो Zn की जो छड़ है, Zn जो है ये तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझें।
ये जो होता क्या है, ये कॉपर सल्फेट, यहाँ पे एक्यू लिखा होता है, एक्वाइस का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन है, क्या है, हमने कोई विलेन बनाया किसका, कॉपर सल्फेट का। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कंटेनर है हमारे पास, ये क्या है, कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर में करना क्या है, हमें कॉपर सल्फेट डालना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है, कॉपर सल्फेट। और मैं बता दूं जो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये Cu2+ में टूटता है और SO4- में टूटता है। तो इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, ब्लू, यानी कि इसका कलर नीला होता है। मैं बता देता हूँ कि कॉपर सल्फेट का जो कलर नीला होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आयरन है, इसमें आयरन जो हो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में होगी, इसकी छड़ ली जाती है। अब मैं छड़ ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो छड़ है आयरन की, यहाँ पे यदि ये वाली रिएक्शन लोगे तो आयरन की होगी, और Zn की लोगे तो Zn की छड़ होगी। ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो छड़ है Zn की है। किसकी छड़ है, Zn की छड़ है। आपने क्लास 9th में भी संकरित श्रेणी, एक संकरित श्रेणी होती है, उसके बारे में पढ़ा होगा। वहां पे हमें बताया जाता है कि Zn संकरित श्रेणी में ऊपर आता है किससे, Cu से। तो हम कह सकते हैं कि Zn की रिएक्शन करने की क्षमता ज्यादा है किससे, Cu से। तो Zn क्या करता है, ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना हुआ है, यानी कि विलेन जो बना हुआ है, कि Zn Cu को यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है। Cu का क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। तो Cu को मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो Cu यहाँ से निकल जाता है। Cu क्या होता है, Cu इस विलेन में से निकल जाता है। तो Zn जो था, Zn SO4 के साथ जाके जुड़ जाता है और Cu सॉल्यूशन से निकल गया। तो ये रिएक्शन रियलिटी में ऐसे होती है, ना कि कभी चिंटू मिंटू से रिएक्शन नहीं होती है। ये सीधी हम इसके बात कहें तो ये आती है संकरित श्रेणी पर। जो संकरित श्रेणी में थोड़ा ऊपर आएगा वो रिएक्शन करेगा नीचे वाले के साथ, मतलब उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी हम और एग्जाम्पल समझाते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल की तरह समझिए। ये देखिएगा, ये क्या है, पीवी लेड। अब यदि इसको CuSO4 कॉपर डाइक्लोराइड लिखे, Cu से एक्वाइज है ये भी, तो पीवी की मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होती है Cu से। तो पीवी इसको इलेक्ट्रॉन देता है, Cu यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और पीवी के साथ Cl2 जाके जुड़ जाता है। तो क्या बनता है, PbCl2 प्लस ये Cl लिखा है और प्लस क्या निकल गया, Cu इससे बाहर निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक जो एलिमेंट होता है अधिक ज्यादा ताकतवर होगा। ताकतवर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने से है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन संकरित श्रेणी में उसका ऊपर स्थान आने से है, तो वो कम वाले एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पे केवल एक का विस्थापन हुआ है, एक का डिस्प्लेस हुआ है, मतलब Fe ने केवल एक को उठाया है। यदि हम ऐसे ले लें, कहीं केवल दो हो जाएं, एक साथ दो हो जाएं। यदि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो केवल एक का विस्थापन हुआ है, एक का विस्थापन हुआ है। पर लेकिन यदि ऐसा होता कि यहाँ पे Fe के साथ एक और एलिमेंट होता, तो एक ने तो इसको हटाया, Fe फिर SO4 के साथ जाकर जुड़ गया। पर लेकिन Cu यहाँ पे कोई एलिमेंट होता तो उसके साथ जाकर जुड़ जाता, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन यदि बेरिलियम डाइक्लोराइड BaCl2 के साथ कराते हैं तो होता क्या है। बहुत मजेदार रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझते हैं। तो Na क्या है, Na यहाँ से Ba को हटा देता है। यदि Ba हट गया, Na ने यहाँ से किसको डिस्प्लेस किया, Ba को, तो Ba यहाँ से निकल गया, तो Na के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या बन गया, NaCl, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बन गया, NaCl और प्लस, देखिए Na भी दो है और Cl भी दो, तो यहाँ पे हम कहीं दो नहीं लिख सकते, क्योंकि दो ही Na दो ही Cl हो गए। अब फिर क्या बचा, Ba किसके साथ जाके जुड़ेगा, Cl के साथ। अब क्या कितने का डिस्प्लेस हो गया, दो का, क्योंकि Na ने इसको उठाया, तो ये निकला तो हट है, पर लेकिन Cl इससे जुड़ गया, ठीक है। पर लेकिन Ba भी इससे जाके जुड़ा है, ना कि अलग निकला, उसमें अलग निकला है Cu। तो ऐसे यहाँ पे अलग निकला नहीं है, वो इसके साथ जाके जुड़ गया। तो हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो का विस्थापन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये Ba जुड़ जाएगा SO4 के साथ, BaSO4, और ये दोनों एक्वाइज होंगे। क्या होगा, एक्वाइज, AQ, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। आपके समझ में आया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया, आपके समझ में आया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती कैसे है। तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया,
और संयोजन के बाद वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, इन सभी के रिएक्शन के बारे में पढ़ाया और श्वसन अभिक्रिया के बारे में बताया और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताया। बात की जाए आपके केवल चैप्टर में 2 रिएक्शन और रह गई हैं, एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। यही दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।